बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद यूसुफ अब्दुल्ला में। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लें केमिकल क्या मतलब होता है। कीमियाई यानी कि रिलेटेड टू केमिकल्स, एंड इक्विलिब्रियम यानी इन टू बी स्टेबल फॉर्म। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रिएक्शंस स्टेबल हालत में आ जाएं, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, वो क्या होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी अब हम ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हम समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो रिएक्शन हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, कंप्लीट रिएक्शंस हैं। हम समझते हैं कि उनमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की तारीफ करूंगा क्या होगा, द रिएक्शन in which all the reactants are completely converted into products is said to be complete reaction। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, ये बात ध्यान में रखनी है, कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो वो क्या होते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं ताकि कोई प्रोडक्ट बना सकें। अब प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में बनता है। हम इनकी डिटेल डेफिनेशन और एग्जांपल आगे देखते हैं। अब कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। हमें यही नजर आता है कि इट सीम्स इन मोस्ट रिएक्शंस क्या हैं, कंप्लीट रिएक्शंस हैं, बट एक्चुअली डू नॉट गो अंडर कंप्लीशन। मोस्ट रिएक्शन डू नॉट गो अंडर कंप्लीशन, यानी मोस्ट रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीट रिएक्शंस। ऐसा क्यों होता है, रिएक्शंस कंप्लीट क्यों नहीं होते, क्योंकि जो उनमें मौजूद प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं रिएक्टेंट्स के नतीजे में, कुछ देर के बाद वो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो रिएक्टेंट्स बन जाते हैं और फिर दोबारा वही रिएक्टेंट्स बनाने लगते हैं, और ये रिएक्टेंट्स उनके क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब होता क्या है, जब हमें ये लगता है कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहा है, तो एक स्टेज आती है जब हमें ये लगता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम लोग ये समझते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए और रिएक्शन अब यहीं पर मुकम्मल रुक गया, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। उस वक्त क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यानी जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसी टाइम उतना ही प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो जो क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट्स की वो बराबर हो जाती है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, नहीं, ये रिएक्शन रुक नहीं गया होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि ये प्रोसीड हो रहा होता है एट इक्वल रेट्स, यानी रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एट द सेम रेट, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टेड टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये दोनों रिएक्टेंट्स जितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो ये इक्वल रेट पर हो रहा है। जब इक्वल रेट पर हो रहा है तो ये क्या आ गया, एक स्टेबल फॉर्म में आ गया, यानी एक
इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गए। और क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये सारे रिएक्शन जिनमें ये प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। यानी ये प्रोडक्ट्स जो है ये रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो ये उलट काम है ना। काम तो होता है रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बने, लेकिन प्रोडक्ट्स मिलकर क्या बनाते होते हैं? रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये रिवर्स हो गया ना, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से है। वो केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से क्यों है? क्योंकि द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग रिक्वायर्स केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वी रिक्वायर ब्रीथिंग। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस ना हो तो ब्रीथिंग नहीं होगी, और अगर हम लोग ब्रीथिंग ना करें तो हम लोग भी नहीं होंगे। अब ये कैसे होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ये दोनों रिएक्शन इक्वल रेट पर हो रहे हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है, जिसकी वजह से जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो मेंटेन रहता है। अगर इनमें तब्दीली आ जाए थोड़ी सी भी, तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो जाता है। जिस तरह से फॉग के दिनों में ओजोन गैस शामिल हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब देखें ये इक्वल रेट पर किस तरह से हो जाते हैं। जितना मिकदार में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उतना ही मिकदार में एनिमल्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एनिमल्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उतना ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल रेट पर हो रहे हैं। यही पर मैंने बताया कि एनवायरमेंटल जो सिस्टम होता है डिपेंड करता है डेलिकेट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर थोड़ी सी भी हसास सी भी तब्दीली आ जाए तो वो क्या हो जाता है? एनवायरमेंटल सिस्टम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मैं लेक वाटर की बात करूं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट की बात करूं, तो वहां पर जो गैसेज होती हैं जो वाटर में कंसंट्रेट होती हैं, वो होता है बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये गैसेज कंसंट्रेट ना हो तो हमारी लाइफ का एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ का सर्वाइवल नहीं होगा। अब देखें ये गैसेज किस तरह से कंसंट्रेट होती हैं, क्योंकि इनमें जो रिएक्टेंट्स होती हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा वही रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक्वाटिक वाटर में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। ये कंज्यूम नहीं होते, बल्कि ये क्या हो जाते हैं? कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन है, ये कंसंट्रेट हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होता है। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकेंगे। Lives of aquatic organisms are directly related to concentration of oxygen in water. अब एक सवाल है, पानी में तो भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये ऑक्सीजन दूसरी को वाटर में कंसंट्रेट होना जरूरी क्यों होता है? तो बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में कंपाउंड्स वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। जो ऑक्सीजन वाटर में मौजूद है जो ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होती है उसकी प्रॉपर्टीज
एलिमेंट वाली ऑक्सीजन की नहीं होती। इस वजह से एलिमेंटल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि एनिमल्स सरवाइव कर सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।